नमस्कार, मैं शिव आपका फिजिक्स गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का सीवीटी इंडिया पावर्ड बाय लेट्स स्टडी इंडिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे सीवीटी भौतिक विज्ञान के प्रिपरेशन के बारे में, जहां पे हमने अपना पहला अध्याय जो कि है स्थिर वैद्युतिकी उसको शुरू कर दिया है। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करना शुरू कर दीजिए। और स्थिर वैद्युतिकी के इस पाठ में हमने सबसे पहला जो एक अध्याय शुरू किया वो था आवेश और कूलाम का नियम, उसको हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जा करके देखिए, क्योंकि शुरू से जब हम अपनी तैयारी को करेंगे, शुरू से जब हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आगे वाले कॉन्सेप्ट को सीखने में मदद करेगा। इसलिए जरूर आपको वो चीज देखना चाहिए। ठीक है, आज के इस सत्र में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव और उनसे संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे कि क्या होता है विद्युत क्षेत्र, क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, और कब अगर हम एक विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं एक विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो उस पर आघूर्ण बल कितना लगता है, कैसे हम उसको निकालेंगे, और उससे संबंधित जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनको भी आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बातचीत को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव। तो आज के इस सत्र में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या चीजें होंगी जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, जो हमारा डिस्कशन होने वाला है आज का, उसमें हम बात करेंगे बेसिकली ज्यादा से ज्यादा जो बातचीत हमारी होने वाली है वो होगी भाई कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक, पहले तो यही समझना है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव को समझना है। ठीक, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र से जो लाइंस निकलती हैं, जैसे एक आवेश से जो लाइंस निकलती है, विद्युत रेखाएं जो निकलती है, उसको भी हम समझेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि वहां से भी एक आध प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये पढ़ना है हमें। ठीक, फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है कि ये दो पोजीशन पे, एक जब हम लाइन के सीध में रखते हैं, एक जब हम उसके परपेंडिकुलर रखते हैं, तो क्या विद्युत क्षेत्र आता है उसको देखेंगे। उसके बाद आखिरी का जो एक है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए द्विध्रुव के कारण जो हमारा टॉर्क लगता है उसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि तैयारी शुरू हो चुकी है। और अगर आप अपनी तैयारी को अच्छा करना चाह रहे हैं तो जरूर से इसको देखिए, जरूर से इससे जुड़िए। ठीक है, चलिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। देखिए, क्षेत्र का मतलब एक दायरा होता है, एक सीमा होती है। ठीक है, जिसमें हम क्या कर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुभव को साझा करता है। ठीक ठीक, अगर जैसे हमारा एक दायरा है तो हम अपने दायरे में ही अपनी सारी चीजों को करते हैं। उसी प्रकार से जैसे अगर हमारे पास एक आवेश है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक आवेश Q है, तो ऐसा माना जाता है, एक परिकल्पना है कि इस आवेश Q के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कि इसका प्रभाव हम महसूस कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे टेस्ट चार्ज Q0 को लेकर के जाएं तो हम देखते हैं कि ये जो चार्ज Q है, ये जो आवेश Q है, ये इस आवेश Q0 पे कुछ बल लगाएगा। वो जो बल लगेगा वो किसकी वजह से आएगा, क्योंकि उस आवेश Q का अपना एक क्षेत्र होगा। उस क्षेत्र की वजह से ये आवेश Q इस आवेश Q0 पे क्या करेगा, एक बल लगाएगा। ठीक है, तो वो जो क्षेत्र है, ये जो इसकी वजह से क्षेत्र बन रहा है, अलग अलग जो हर दिशाओं में जा रहा है, इसी क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अब जो विद्युत क्षेत्र की हम बात करें, जैसे हम कहते हैं ना कि कभी कभी कहते हैं कि ये मेरे एरिया में आ गया है, तो एरिया में आने का मतलब होता है उसके क्षेत्र में, उसके दायरे में, जहां तक उसका इन्फ्लुएंस, उसका फोर्स सामने वाला पर्सन एक्सपीरियंस कर सकता है। ठीक ठीक, उसी प्रकार से यहां होता है कि भाई ये एक चार्ज है, इस चार्ज के एरिया में ये दूसरा चार्ज आया है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला चार्ज, ये वाला आवेश, इसकी वजह से कुछ ना कुछ बल यानी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स वो क्या करेगा, अनुभूति करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये जो बल आ रहा है, यानी कि जो फील्ड इसका क्रिएट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है कि अब अगर मुझे इसका बल निकालना हो कि उसका विद्युत क्षेत्र निकालना हो कि इसका विद्युत क्षेत्र इस आवेश की वजह से कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे। क्या लेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे। यानी कि टेस्ट चार्ज लेकर के हमें क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को जब हम लेकर के जाएंगे
ठीक है, किसके कहां पे लेकर के जाएंगे, इसके क्षेत्र में लेकर के जाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये इस पे कुछ बल लगाएगा। ठीक है, तो वो जो बल लगाएगा उस बल को अगर हम उस टेस्ट चार्ज से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो हमें मिलेगा वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब सवाल ये आता है ये टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो टेस्ट चार्ज यानी कि टेस्ट आवेश एक ऐसा चार्ज होता है, एक ऐसा आवेश होता है जिसका खुद का कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, या आप कह सकते हो उसका विद्युत क्षेत्र इकाई होता है। इस वजह से, क्योंकि अगर इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा, इस Q0 का भी विद्युत क्षेत्र होगा, तो जब हम इसको इसके विद्युत क्षेत्र में लेकर के जाएंगे तो दोनों आपस में इंटरैक्ट होंगे, दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स को साझा करेंगे, जिसकी वजह से हमको जो इसका बल निकालना है या इसका जो विद्युत क्षेत्र निकालना है वो हम सही ढंग से नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट चार्ज लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो यहां से एक बात साबित होती है कि भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिएगा, यह एक आवेश के चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र या सीमा है, काल्पनिक क्षेत्र या सीमा है, जिसमें दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण, अब भाई सिंपल सी बात है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ठीक, बल अनुभव करता है। यह एक सदिश राशि है, ठीक है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो अभी अभी हमने कहा, देखिएगा हम इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो अगर हमारे पास कोई एक आवेश है, दूसरे आवेश को लेके जा रहा है, तो कितना बल दोनों में लगेगा। F बराबर 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और एक आवेश है Q, एक है Q0 बटे में दोनों के बीच की दूरी में मान लेता हूं R स्क्वायर है। ठीक, मतलब R है तो उसका स्क्वायर, ये तो कूलाम के नियम से हम लिख सकते हैं। ठीक, तो अभी अभी हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो वो क्या होगा, तो वो फोर्स जितना लग रहा है उसको हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा विद्युत क्षेत्र आ जाएगा उस आवेश की वजह से जिसका हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, E बराबर, यहां से E बराबर क्या हो जाएगा, F का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q0 बटे में R स्क्वायर, और एक ये Q0 रहेगा। ठीक है, तो Q0 से Q0 कट गया, तो E बराबर कितना मिल गया हमको, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q बटे में R स्क्वायर। ठीक, तो किसी एक आवेश की वजह से किसी दूरी R तक अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो वो कितना होगा, 1/4 पाई Q बाई R स्क्वायर, ये हमारा विद्युत क्षेत्र होगा किसी एक आवेश की वजह से। ठीक है भाई, अब ये भी यहां से एक और बात सामने आ रही है कि जो हमारा फोर्स है वो एक सदिश राशि यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब उसी के साथ साथ जो हमारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक, तो इसकी दिशा क्या होगी, ये जो हम लिखे हैं E बराबर के F बटे में Q0, तो यहाँ पे E यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो जो दिशा इस F की होगी वही दिशा इस E की भी होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा, जिस दिशा में बल लग रहा होगा, विद्युत बल लग रहा होगा, उसी दिशा में विद्युत वो दिशा विद्युत क्षेत्र की भी होगी। ये आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र आपको सिंपल ऐसे समझना है कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह दायरा, वह सीमा जिसमें अगर हम किसी दूसरे आवेश को लेकर के आए तो वो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, तो उस दायरे या उस दायरा या वो जो सीमा है उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। और ये कैसी राशि है, तो यहां देख रहे हैं आप कि ये एक सदिश राशि है, यानी कि दिशा इसमें होगी भाई, परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा भी होगी। ठीक, अच्छा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा पतला ना, हाँ, एसआई मात्रक क्या होगा इसका भाई बताइए, एसआई मात्रक, तो इसका जो एसआई मात्रक होगा, अब देखिए जो फोर्स है बल वो तो न्यूटन, और चार्ज का कूलम तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अभी एक और एसआई मात्रक, एक और इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, और जब हम आगे पढ़ेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे, तो वहां पे हम समझेंगे कि एक और इसका यूनिट होता है विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या जानना है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ साधारण बातें हो गई विद्युत क्षेत्र के बारे में कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र
का जो एक नियम है, नियम का मतलब कि कैसे हम कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र को निकाल सकते हैं किसी एक आवेश के लिए, वो हमने निकाल लिया। ठीक, हमें ये भी पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। हमने साथ साथ ये भी समझा कि इसका एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, चलते हैं आगे, अब देखते हैं कुछ और चीजों को। तो भाई ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहां से देखिए एक कथन वाला जो आपका प्रश्न आता है उसमें इसका बड़ा योगदान है, और यहां से एक दो प्रश्न वहां जरूर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस उस लहजे से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम आज इसको समझ लेते हैं भाई। ठीक है, अच्छे से देखिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, मतलब कि एक ऐसी रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं, और ये क्या होती है? काल्पनिक होती है। ठीक है, मतलब ऐसा होता नहीं है, एग्जिस्टेंस में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हाँ ऐसी रेखाएं है ना, तो ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, और अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से कहां चलती है, कैसे कैसे चलती है, जो नीचे फिगर है मैं इस फिगर के माध्यम से आपको पूरा बता देता हूं, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो बाकी चीजें यहाँ पे लिखिए। जो देखिए तीन मुख्य बिंदु होते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए, वो तीनों बिंदु यहाँ पे लिखे हैं। तो पहले इसी को समझ लेते हैं। पहला कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से दूर और ऋणात्मक आवेश की ओर इंगित करती है, यानी कि उधर जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में अगर आप ठीक ठीक देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक है, तो इससे दूर जा रही है। ये देख रहे हैं, दूर निकलते हुए दिख रहे हैं। एक मिनट, हाँ, तो इस पॉजिटिव चार्ज से ये ऐसे इधर निकल रही है, इसकी दिशा इधर है। ठीक, ऐसे दिख रहा है आपको। ठीक, तो पहला भाग यही कह रहा है कि धनात्मक आवेश से दूर और ऋणात्मक की तरफ इंगित होती है। ठीक है, ये दूसरा वाला देखिए, ये ऋणात्मक है, इसकी तरफ इंगित हो रही है, यानी इसका दिशा ऐसे है। ठीक, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र किसकी रेखाएं किसकी वजह से? धनात्मक और ऋणात्मक। तो अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हम अगर एक द्विध्रुव की बात करें तो यहां पे देख रहे हैं आप धनात्मक है और उतना ही ऋणात्मक यहाँ पे है। ठीक, तो ये धनात्मक वाले से निकलेंगी तो जाना तो इसको सीधे था इस तरह से, लेकिन ये ऋणात्मक वाले ने इसको खींचा, तो अब इसकी दिशा कैसी होगी? इसकी दिशा ऐसी बदल जा रही है, यानी ये यहां से जा रहा है और इधर इंगित हो जा रहा है। ठीक, इस प्रकार से इधर, यहां से ऐसे। ठीक है, सबकी दिशा ऐसे ही होगी, ये याद रखना है आपको, ये इस प्रकार से। ठीक, ऐसे, और इधर से भी ऐसे निकल जाएंगे। ठीक, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर ये तो सीधे जा रही थी, ये तो सीधे जा रही थी, तो कैसे घूम जा रही है? घूम इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पे जो ऋणात्मक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसका भी तो बल लग रहा है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी घूम जा रही है। ठीक, वो उसको अपनी तरफ तो खींचेगा ना भाई। ठीक, ऐसे ना, तो ये हो गया आपका द्विध्रुव की वजह से। अगर हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बिंदु एक धनात्मक और दूसरा दो धनात्मक आवेश रखे हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि अब दोनों एक तरह से सेम चार्ज है, दोनों सेम आवेश है, एक जैसे आवेश है, तो उसकी वजह से इसमें आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? तो इसमें प्रतिकर्षण होगा। ठीक, तो यहां से प्रतिकर्षण की वजह से जो ये सीधे आने चाहिए थे, इधर आने चाहिए थे, इधर आने चाहिए थे, ये इधर, इसका इधर जाना चाहिए था, तो ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे। इस तरह से जो इनकी लाइंस होंगी वो आपस में टकरा जाएंगी, तो उस टकराव की वजह से ये क्या होते हैं? ये मुड़ जाते हैं ऐसे, और इस तरह से ये मुड़ने लगते हैं। ठीक, ये भी देखिए इधर से ऐसे मुड़ जाएगा, ये इधर से ऐसे, ये इधर से ऐसे, तो बीच में हमें एक बिंदु ऐसा मिलता है जहां पे कोई भी बल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी लाइंस नहीं होती है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ऐसे एग्जाम में आपसे सवाल, परीक्षा में आपसे ऐसे सवाल पूछ लेगा और बीच में बिंदु एन दे देगा और पूछेगा इस पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उस पे बल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी लाइंस नहीं जा रही है, ये एक दूसरे को क्या कर दे रही है? कैंसल कर दे रही है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक देख रहे हैं आप, जैसे वही चीज है, उसी को ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बिंदु एन पे कोई भी बल यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरी बात तो ये कह रहा था, जो मैंने यहाँ बता दिया आपको, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक विद्युत, जैसे यही इसी वाले में देख लीजिए आप, ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से एक रेखा निकले और वो इसको काट दे ऐसे इस बिंदु पे, या यहां से कोई जाए और ऐसे इसको काट दे।
ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो होगा ये कि उस बिंदु पे दो दिशाएं हो जाएंगी, एक ये दिशा हो जाएगी और एक ये दिशा हो जाएगी, एक इधर और एक इधर, जो कि संभव नहीं है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं हो जाएंगी ना, तो वो तो संभव नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होगा। ठीक, तो अगर ऐसा हो कि वो काटे तो विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं होंगी, दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श, वही दिशा बताती है। स्पर्श रेखा जो है वो क्या करती है, दिशा को बताती है। यानी कि जैसे मैंने यहां पे एक स्पर्श रेखा खींच दिया इस तरह से, तो ये उसकी दिशा को बताएगी। जैसे ये, अब देखिए एक चीज और, यहां पे मैंने यही खींचा ना, तो मुझे पता है कि ये इस तरह से आ रही थी, तो यानी कि इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इधर ऐसे। ठीक है, एक और स्पर्श रेखा मान लीजिए मैंने इस पे ऐसे खींचा, ठीक, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इधर। ठीक, तो हमेशा ये ध्यान देना है कि अगर हम कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं पे अगर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो वो क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, तो उस देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, इस पे एक सवाल आपको जरूर मिलेगा और वो कथन वाले जो हमारे सवाल आते हैं उसमें ये सवाल मिलेगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आपसे नहीं कहेगा, कथन वाले में ही आपसे सवाल इसको पूछेगा और वहां पे बच्चे फंस भी जाते हैं कि भाई दोनों सही है, एक सही है, एक सही है, एक गलत है। तो इस चीजें ध्यान देनी है ना, गलती नहीं करना है वहां पे। ठीक है, चलो आगे देखो। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं भाई विद्युत द्विध्रुव की। तो विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इसको कहते हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक डाइपोल भी जानते रहिए क्योंकि दोनों टर्म जानना जरूरी है ना। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव ना। तो क्या होता है, जब दो समान एवं विपरीत आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है तब वे एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। जैसे ये दोनों हम कह रहे हैं कि एक समान है, ठीक है, एक समान है और इनके बीच की दूरी मैं मान लेता हूं कि 2a है। ठीक है, ये जो दूरी है इसको मैं कह रहा हूं ये 2a दूरी है। ठीक, इनके बीच की दूरी, जब दो एक समान आवेशों को कुछ निश्चित दूरी पे रखा जाता है तो वो जो पूरा हमारा निकाय बनता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसमें जो दोनों आवेश होंगे, अगर इसका परिमाण भी Q है, ठीक है, तो ये प्लस Q होगा। ठीक है, ये प्लस Q होगा यहाँ पे, और ये वाला जो है इसका परिमाण जो होगा वो माइनस Q होगा। ठीक है, या बस साइन वाइज, मतलब कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, लेकिन दोनों का जो परिमाण जो मान होगा वो बराबर होगा। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो निश्चित होगी। ठीक, चले आगे। ये अब इस यहां से सवाल नहीं बल्कि इसके बाद जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, माफी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस पे सवाल आता है। ठीक है भाई, कभी कभी जुबान लड़खड़ा जाती है ना। किसी वैद्युत निकाय में, अच्छा आघूर्ण क्या होगा, तो देखिए किसी विद्युत निकाय में धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत आवेशों के पृथक्कर को मापने वाले मान को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसको साधारणतः अगर आप समझे तो जैसे मैंने अभी अभी आपसे कहा कि एक हमारे पास माइनस क्यू है, ठीक है, और एक हमारे पास प्लस क्यू है। ठीक है, प्लस क्यू है। ठीक, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो मैं कह रहा हूं 2a है। ठीक, तो अब ये जो माइनस क्यू या प्लस क्यू ये कितना मजबूत है, यानी कि वो जो हमारे द्विध्रुव हैं उन ध्रुवों की क्षमता कितनी है उसको मापने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं हम उसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो आपको दोनों बातें याद रखनी है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आपको जो ठीक ठीक लगे। ठीक, तो होता क्या है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसका इस्तेमाल हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये बताता है कि जो हमारे दोनों ध्रुवों कितने ज्यादा बलशाली, कितना उनका मान है, उसी को मापने के लिए हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इस्तेमाल करते हैं और इसे P से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, P से दर्शाया जाता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सदिश राशि होती है जिसकी दिशा जो होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। किधर से किधर, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, कुछ और बातें हैं देखिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वही एक सदिश राशि है, जैसा कि मैंने बताया आपको एक सदिश राशि है।
इसकी दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है, यानी कि माइनस से प्लस की ओर, याद रखना है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब मीटर। कैसे कूलाम्ब मीटर होता है? अच्छा, इसका फॉर्मूला मैं बता दूं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, मैं यहीं पे इसको लिख देता हूं ना, यहां लिख देता हूं ना। तो P बराबर कोई भी एक आवेश ले लीजिए, ठीक है, बस उसका परिमाण ले लीजिए और उनके बीच की दूरी का गुणनफल कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा P बराबर Q गुणे 2A, यानी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं P इज इक्वल्स टू 2QA। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि कई लोग इसको डिस्टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन डिस्टेंस में नहीं आना चाहिए, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ना, थोड़ा सा ऐसे, P बराबर 2QA, ठीक। कंफ्यूजन की जो मैं बात कर रहा हूं वो ये आता है कभी कभी जब हम न्यूमेरिकल इसका सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो हम 2QA लिखे हैं तो लोग सोचते हैं एक खाली उसकी दूरी जो है वो A है, 2 को भूल जाते हैं कभी कभी, तो वहां से गड़बड़ा जाता है। तो आपको 2A या A ले रहे हैं उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से है कि भाई आपका जो फॉर्मूला है वो कह रहा है कि जो आघूर्ण होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, वो आवेश और आवेशों, कोई भी एक आवेश ले लीजिए, द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल होगा, ठीक। अब उनके बीच की दूरी को आप 2A से लिख रहे हो या फिर आप A से लिख रहे हो या आप L से लिख रहे हो, उससे मतलब नहीं है, आपको दूरी रखनी है। अब इसमें ज्यादातर किताबों में आप देखेंगे 2A या 2L लिया होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो हम मान के चल रहे होते हैं कि जो एक सेंटर होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा तो ये सेंटर है, सेंटर से इधर A है और सेंटर से इधर भी A है। क्यों? क्योंकि यहां से वो कभी कभी घूमता भी है, ठीक। उस वजह से हम 2A लिखते हैं। अगर आपका मन है कि हम A लिखेंगे तो आप A लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुद्दा ये है, आपको याद ये रखना है कि जो फार्मूला होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वो एक आवेश और उनके बीच की दूरी होगी, ठीक है, ये याद रखना। चले आगे। तो यहां से देखिए वही फार्मूला को ऐसे लिखा गया है जहां पे 2L उसके बीच की दूरी है और Q कोई एक आवेश है, ठीक। और ये एक कैसी राशि है? तो ये एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पे सवाल कई सारे होंगे, ठीक है। चलिए लिखते रहिएगा भाई, लिख लीजिए इसको ना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। चले आगे देखिए, अगला है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि अगर हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है तो विद्युत क्षेत्र उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। दो बिंदु होते हैं, पहला बिंदु जो है हमारा वो है अक्षीय बिंदु, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे, और जो दूसरा बिंदु है वो विषुवत बिंदु है, इस पे बात करेंगे। तो पहले हम अक्षीय बिंदु पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, मैं एकदम सिंपल बता देता हूं कि कैसे हम निकालेंगे इसको ना, कैसे हम फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, अगर आपको डिराइव करना हो गया तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो आपको नहीं दिख रहे होंगे, देखिए ये वाला जो चार्ज है ये मैं दूसरे रंग का इस्तेमाल कर लेता हूँ, हाँ, ये माइनस Q है, यहाँ पे ये A है, ये O है और ये B है, ठीक है। ये कोई बिंदु P है जहां पे हमें निकालना है, ठीक है। ये EA है, इसको दूसरे रंग से इस्तेमाल किया जाए, ये है EA, ठीक। और इधर कहीं है EB। EA की जो दिशा, ये तो वेक्टर दिखा रहा है लेकिन EA की दिशा ये वाली है, ये वाली है, और EB की दिशा जो है वो ये वाली है, ठीक। और यहाँ एक एक्स एक्सिस दिखाया गया है और ये जो दूरी है इसको मैं कह रहा हूं D, ठीक। और ये जो दूरी है जो कि सेंटर से है ये भी x है, ठीक है। और ये भी कितना है? ये भी x है, ठीक। हमारा जो द्विध्रुव है वो यहाँ पे है भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये रखा गया है आपका द्विध्रुव, इसका ये सेंटर है, ठीक है। और एक आवेश आपका Q है यहाँ पे माइनस Q, और एक आवेश यहाँ पे है प्लस Q, ठीक है। ये चीजें आपको दिख रही होंगी, ठीक ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र होगा वो निकालना है। तो देखिए हमको जैसे कि पता है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो जो बिंदु P पे कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो
इस Q चार्ज प्लस Q आवेश की वजह से भी होगा, यानी धनात्मक आवेश की वजह से भी होगा, और माइनस Q चार्ज की वजह से भी होगा। दोनों चार्जेस यानी दोनों आवेशों की वजह से वहां पे विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, अब उसको लिखेंगे कैसे? तो हम मान लेते हैं ई नेट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, वो किस वजह से आएगी? एक तो प्लस Q की वजह से आएगी और प्लस एक माइनस Q की वजह से आएगी। ठीक है, यही दोनों बातें होंगी मेरे ख्याल से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको आप एक इक्वेशन बना लीजिए। अब E प्लस क्यू की वजह से कितना होगा वो भी देख लेते हैं। तो E प्लस क्यू की वजह से क्या होगा कि जो प्लस क्यू है उसका मान और साथ ही साथ यहां से यहां तक की दूरी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? अगर आप देखिए ध्यान से, यहां से ये सेंटर है ना, इस सेंटर से एक मिनट, मुझे दूरी चाहिए यहां तक ना भाई। इस सेंटर से यहां तक की जो दूरी है वो है d। ठीक, और ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है ये है x। तो ये जो इतनी बची हुई दूरी है ये कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स, यहां से यहां तक। ठीक है, तो अगर वो d माइनस एक्स हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश हमारा प्लस क्यू है, अपॉन में दूरी कितनी है? d माइनस एक्स, तो d माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, और जो दिशा होगी वो तो इधर ही होगी, EB यहीं पे होगी ना। ठीक, अब ऐसे ही माइनस क्यू की वजह से लिख लेते हैं। तो माइनस क्यू के समय में हम देख रहे हैं कि हमें दूरी जो हमारी हो जाएगी वो यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगी। तो अगर ये यहां से यहां तक d है तो ये बचा कितना? ये बचा आपका x, तो कुल कितना हो गया? x प्लस d हो गया ना। इसमें ये डिस्टेंस याद रखिएगा, बहुत सिंपल डेरिवेशन है इसका, जरा सा भी रटना नहीं है। ठीक, ये क्या हो जाएगा? माइनस क्यू बटे में d प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक, तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? कुल इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये हो जाएगा E नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन कर लीजिए, क्यू भी कॉमन कर लीजिए। ठीक, तो जब आप रखेंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आपका मिल जाएगा ई नेट बराबर, ये होगा 2p, और डिस्टेंस कितना है आपका यहाँ पे x है। ठीक है, या d डिस्टेंस है ना, d डिस्टेंस दूर है, तो ये आपका d अपॉन में ये तो हो गया d अपॉन में, ये आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका आ गया विद्युत क्षेत्र किसी एक द्विध्रुव के कारण। अब यहाँ पे एक और बात जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि चूंकि ये जो डाइपोल यानी कि जो द्विध्रुव है उसका जो उसकी जो लंबाई होगी वो दूरी की तुलना में तो बहुत कम होगी। तो अगर हम उस एजम्पशन को लेके चले, यानी कि जब x जो है वो बहुत बहुत छोटा है d से, तो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये पावर 4 एक d कट जाएगा, तो ई नेट कितना आ जाएगा? ई नेट यहां से कितना आ जाएगा भाई? 2p, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये d का क्यूब। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको लिखिए। ठीक, तो बहुत ही साधारण तरीके से हमने देख लिया कि भाई जो विद्युत द्विध्रुव के कारण आघूर्ण जो विद्युत क्षेत्र होगा और किस बिंदु पे? अक्षीय बिंदु पे, वो कितना होगा? तो ई नेट बराबर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब होगा, और इसकी दिशा क्या होगी? तो इसी दिशा में होगा। ठीक है, इसी दिशा में होगा। ठीक, तो वहां से आप नेट लिख सकते हैं। चले आगे, इसको नोट कर लीजिए एक बार। एक और डेरिवेशन है इसका, हालांकि ये सिंपल था, इसमें कुछ लिखना विखना ऐसा नहीं है। देखिए नेक्स्ट, तो अगला है हमारे पास विषुवत बिंदु पर, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो फिर यहां पे कुछ चीजें हैं, देखिए समझते हैं क्या क्या बातें हैं। हमारे पास ये एक बिंदु B है, या ये रहे आपके जो आपका द्विध्रुव है, ये माइनस है और ये प्लस Q है, और जो इनके बीच की दूरी है वो यहाँ पे मैं x लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये, और ये दूरी कितनी है? d है। ठीक, और इस Q चार्ज की वजह से
इस Q चार्ज की वजह से जो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र आएगा उसको मैंने E1 कह दिया, ठीक है। और इस माइनस Q चार्ज की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसको मैंने E2 कह दिया, ठीक है। तो अब अगर ये थीटा एंगल पे है, ठीक है, इधर भी थीटा एंगल पे है, ठीक है। अब ये दूरी कितनी होगी? अगर ये 2x है, 2x है ना, तो इधर x, ये वाला हिस्सा x और ये भी x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इधर भी वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, होगा ना, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा ये कि जब हम इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इसका एक कंपोनेंट E1 साइन थीटा इधर आएगा और एक इधर आएगा इसका E2 का, तो ये वाला जो आएगा ये आएगा E2 साइन थीटा, ठीक। और दोनों बराबर होंगे, कट जाएंगे। इसका एक कंपोनेंट हम देखेंगे इधर आ जाएगा, क्या आएगा? ये आएगा E1 कॉस थीटा और एक और इसका भी आ जाएगा, वो क्या आएगा? E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा। तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो इसी दिशा में आएगा, ठीक है। यहां तक हमने फिगर्स देखी, इसमें सारा काम फिगर का है। फिगर को अगर आप समझ गए तो फिर आपको केवल बस थोड़ा सा डेरिवेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बाकी चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक। तो हम ई नेट जो आएगा वो कितना आएगा? देखिए, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ई नेट ये आपका आ जाएगा 2e कॉस थीटा, ठीक। जहां पे ये 2 और e का मान कितना होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, ये 2e कैसे है? क्योंकि E2 साइन थीटा E1 साइन थीटा, E2 E1 की वैल्यू बराबर होगी, मान बराबर होगी, क्योंकि दूरी बराबर है और आवेश भी बराबर है, ठीक है। तो उस वजह से वो बराबर होंगे, तो एक दूसरे को कट कर देंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? केवल E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, जो कि एक ही दिशा में होगा, तो वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां तक ठीक है। और आवेश कितना है? तो Q है, ठीक। और दूरी कितनी है? तो दूरी आपकी है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। और कॉस थीटा, ठीक। इसको थोड़ा और सही से कर लेते हैं, 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक। और कॉस थीटा का मान देखेंगे अगर आप रखते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स बटे में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस के नियम से आप यहां से लिख सकते हैं कॉस थीटा का मान, जो आप ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 2qx बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पावर 1, ये पावर 1/2, पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे पावर 3/2। और यहां पे एक चीज ध्यान देना, ये माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? अभी उसका रीजन मैं बता रहा हूं, ठीक। ये जो आ रहा है ये माइनस आएगा। अब माइनस क्यों आएगा? क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा और जो हमारा कह सकते हैं आपकी जो डाइपोल मोमेंट है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, उसकी दिशा, ये दोनों आपस में विपरीत है ना। ये देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव इधर आता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो इधर आता है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र हमारा इधर इस दिशा में आ रहा है, ठीक। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए हम क्या लगाए? माइनस साइन लगाए, ठीक। तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा आपका, ई नेट की जो वैल्यू आएगी ये आपकी हो जाएगी, अब -2qx, ये तो हमारा आघूर्ण हो गया, ठीक। तो माइनस p, ठीक है, बटे में 4 पाई, इसको इधर लिख देते हैं ना, यहां पे लिख दे रहा ना, यहां लिख दे रहा ना, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा? -p बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे पावर 3/2। और हमको ये भी पता है कि अगर जो द्विध्रुव है वो बहुत ही छोटा हो दूरी की तुलना में, यानी कि x का मान बहुत बहुत कम हो d से, तब ई नेट कितना हो जाएगा? तो ई नेट आपका हो जाएगा -p बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और ये आपका डी स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो डी क्यूब, ठीक है, जो दूरी है उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये जो माइनस पी है वो दिशा को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो जब आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो उस माइनस का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब आप अगर डायरेक्शन लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्शन भी एक्चुअली लिखना चाहिए इसको, ठीक है, डायरेक्शन भी आप लिख के चलिएगा ना, ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे ये, ठीक है, और यहाँ पे भी डायरेक्शन है, ठीक है, तभी वो माइनस साइन लेंगे, और यहाँ पे कर लीजिए ऐसे, ठीक, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये रहा आपका दूसरा जो भाग है इसका, विद्युत क्षेत्र किसी भी द्विध्रुव के कारण, उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इस पे सवाल बनेंगे और अच्छे वाले सवाल बनेंगे, ठीक है। चलिए, आखिरी पड़ाव हमारा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए द्विध्रुव पर टॉर्क कितना लगेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, यहां से आपको एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित मिलेगा, ठीक है। हर जो भी आप परीक्षा देंगे, सीवीटी में तो आता ही आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहां से सवाल आता है, कभी कभी डायरेक्ट डेरिवेशन आता है, ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है। चलो देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं ना, तो ये रहा हमारा एक समान वाला, ये यहां से बनाते हैं ना। देखो, मान लेते हैं ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ई, ठीक, इस दिशा में, और इसमें हमने रख दिया एक द्विध्रुव, ठीक है, और जो द्विध्रुव रखा है ये कुछ ऐसे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे ना, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, इस पे एक बल इधर लग रहा होगा क्यू ई, इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में, और एक इधर लग रहा होगा माइनस क्यू ई, इस दिशा में, ठीक है। मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है और ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, किससे, विद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। अब होगा ये, देखिए समझते हैं ना, जब कभी भी किसी वस्तु पे एक समान बल लगे लेकिन विपरीत दिशाओं में लगे, तो उस वस्तु का जो गति होता है वो सीधी दिशा में नहीं होता है, फिर वो वस्तु घूमने लगता है, यानी कि घूर्णन करता है, उस पर टॉर्क लगता है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए इस द्विध्रुव पे एक बल इधर लग रहा है जो इसको यहां से ऐसे नीचे लेके जाएगा, ठीक, और एक बल यहां लग रहा है जो इसको इधर से ऊपर करेगा, तो कुल बल इस पे कितना लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, वो तो शून्य हो गया। क्यों शून्य हो गया, क्योंकि देखिए एफ रिजल्टेंट अगर आप निकालेंगे, एफ नेट निकालेंगे तो आपका क्यू ई आएगा। देखिए क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक तो हो गया क्यू ई और फिर हो गया माइनस क्यू ई, तो कुल कितना हो गया, जीरो। तो नेट फोर्स तो उस पर जीरो लग रहा है, तो उसका कोई भी लीनियर मोशन यानी रैखिक गति उसकी नहीं होगी, ठीक। तो अगर रैखिक गति नहीं कर रहा है वो, तो फिर वो कौन सी गति कर रहा है, तो फिर वो घूमेगा यानी कि आघूर्ण करेगा, ठीक है, यानी कि उस पर टॉर्क लगेगा, ठीक है, रोटेशन होगा उसका, घूर्णन गति आएगी वहां पे, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क का कॉन्सेप्ट ये होता है, टॉर्क हम कब कहते हैं, जब मान लीजिए जैसे आप ढक्कन खोलते हैं तो आप कभी भी एक उंगली से ऐसे ढक्कन नहीं खोलते हैं, ठीक है, अगर इन जनरल में बात कर रहा हूं तो एक उंगली यहां रखते हैं, अगर आपको ठीक ठीक दिख रहा हो, एक उंगली ऐसे इधर रखेंगे, एक उंगली इधर रखेंगे, और दोनों से ये वाली उंगली जब पीछे जा रही होगी तो ये वाली उंगली आगे जा रही होगी, तभी ढक्कन ऐसे घूमता है, ठीक है भाई। यही होता है ना कि एक उंगली, अगर ये दो उंगलियां हैं और ये ढक्कन पे मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो उंगली है ये अगर यहां से पीछे दिशा में आ रही है तो ये सेम टाइम पे ये आगे की तरफ जाएगी, तभी वो ढक्कन घूमेगा और ढक्कन खुलेगा, ठीक। तो वही होता है टॉर्क। और सेम चीज यहां पे होती है कि जब हम किसी भी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र क्या करता है, इस पे बल लगाता है, विद्युत बल लगाता है, उस विद्युत बल की वजह से ये क्या करता है, ऐसे घूम जाता है, ठीक। तो वो उस पे कितना टॉर्क लग रहा है वही हमको निकालना है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि क्या करना है ना, समझना बहुत जरूरी है भाई कॉन्सेप्ट को। देखिए हमको पता है जो टॉर्क होता है वो आपका, इतना मोटा क्यों, जो टॉर्क होता है ये बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के,
ठीक है। टॉर्क किसके किसके बराबर होता है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाला है, ठीक। तो अगर मैं इसको 90 कह रहा हूं तो ये देखिए थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक। तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, हमें यही चीज निकालना है, ये कितना है इसी का मान हमको निकालना है, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर आप इस यहीं से मैं निकालता हूं ना तो इसका मान कितना आएगा, तो अगर ये लेंथ ये तो हमें दिया होगा ना, मान लेता हूं 2l है, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 2l साइन थीटा, ठीक। तो यहां से टॉर्क कितना आ जाएगा, देखिए टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है, QE इंटू 2l साइन थीटा, ठीक। ये कितना हो जाएगा 2QL E साइन थीटा। अब ये 2QL क्या बना देगा, ये तो डाइपोल मोमेंट बनाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, ठीक है, और ये E और ये साइन थीटा, ठीक है। अगर इसको ये तो इसका मान ऐसे आ जाएगा टाउ बराबर, ठीक है। इसको अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ वेक्टर बराबर P और क्रॉस E, क्योंकि साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में ही तो साइन थीटा आता है ना, तो टाउ बराबर P क्रॉस E, यानी कि जो टॉर्क लग रहा होगा वो P और E यानी कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के दोनों के परपेंडिकुलर वाले पे लग रहा होगा, और यहाँ पे वैसा होता भी है, हम उसके परपेंडिकुलरली लगाते हैं, हम अगर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो घूमता वो ऐसे है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे, तो ये रहा आपका फॉर्मूला जिसपे सवाल बनते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ केसेस भी आएंगे तो फटाफट उस केस को देख लेते हैं ना। देखिए पहली बात ये है कि अगर थीटा बराबर 0 हो जाए, जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा 0, ठीक। यानी यहां से एक बात ये समझ में आ रही है कि जब थीटा 0 कब होगा, जब वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के पैरेलल समांतर हो जाए, तो उस समय उस पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक। दूसरा, अगर थीटा बराबर 90 हो जाए, अगर थीटा बराबर 90 हो जाएगा तो टाउ बराबर साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो पीई यानी इस समय इस पे क्या लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। तीसरा, अगर थीटा बराबर 180 हो जाए, तो जब थीटा बराबर 180 हो जाएगा तो आपको पता है कि जो साइन 180 का मान है वो कितना हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस 90 कॉस 90, फिर वो अगेन कहां चला जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो फिर वो भी क्या क्या केस दे देगा आपको, सेम वैल्यू दे देगा, ठीक, बस अपोजिट डायरेक्शन में दे देगा, ठीक। तो यहां भी क्या आ जाएगा, देखिए टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 180, जो कि अगेन क्या मिल जाएगा आपको 0, cos 90 0 होता है, ठीक। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है इसको इस विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलरली रख दिया जाए, तब तो ऐसा होगा, ठीक। लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं रखे हैं आप समांतर रखे हैं, तब उस केस में वहां पे जो भी बल लग रहा होगा, जो भी टॉर्क लग रहा होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा, ठीक। तो ये रहा आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव पे कितना टॉर्क लग रहा है, और यहां से एक सवाल आता ही आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। देखिए जो भी चीजें आज पढ़ाई गई हैं विद्युत क्षेत्र से जुड़ी हुई, वो उन सभी कॉन्सेप्ट पे परीक्षा में आपके अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। और हमने आज क्या क्या बात की, हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, ठीक, विद्युत क्षेत्र लाइंस के बारे में पढ़ा अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसको आप कहते हैं रेखाएं, ठीक। उसके बाद हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा, उसके आघूर्ण के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ अगर हम एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो उसकी वजह से क्या क्या विद्युत क्षेत्र आ सकते हैं, उन पे हमने बात की। फिर आखिरी में हमने ये भी देखा कि अगर हम एक विद्युत द्विध्रुव को मान लीजिए कि हमने एक यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया है, तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, उस चीज को भी समझा। टॉर्क वाले पे सवाल आता है, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं पे आपका कथन वाले पे सवाल आता ही आता है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और इन पे खूब सारे सवाल भी अभी हम करने वाले हैं, ठीक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए लेट्स स्टडी इंडिया के साथ। जय हिंद।